हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है। बट ये जो चैनल है वो अलग है। एक्चुअली रिक्वेस्ट किया गया था नीतू मैम के द्वारा कि होम साइंस से रिलेटेड सिलेबस को लेकर काफी डिमांड है। उन्होंने हमारे चैनल को भी देखा तो उनका कहना है कि होम साइंस से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो हमारे पर करें। ठीक है, तो चीजें वही है, सब कुछ वही बताया जाएगा। यहाँ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, फुल सिलेबस डिस्कस होगा। सिलेबस का लिंक, ऑफिशियल सिलेबस का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कैसे अप्रोच करना है, नोट्स कैसे बनाना, वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, बर्दाश्त कर लेना। तो यहां पे सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे, अगर आपने होम साइंस लिया है तो क्यों लिया है। होम साइंस लेने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि होम साइंस आसान है, घर में पोछा मारते हैं, बर्तन मांजते हैं और घर में खाना बना लेते हैं, तो होम साइंस में लेके काम कर लेंगे। ठीक है, काम कर लेंगे। उसमें कितना पूछा ही जाएगा कि कैसे खाना बनाते हैं। बहुत सारे अभी भी स्टूडेंट ऐसे हैं, गर्ल्स ऐसी है जो मुझे कॉल्स मेरे पास आता रहता है, लड़कियों का खास करके। उनका कहना है कि सर घर में जो काम हम करते हैं वही सब तो पूछा जाएगा, तो घर में जो काम करते हैं वही पूछा जाएगा। बात सही है, जो भी घर में काम करते हैं वही पूछा जाएगा, लेकिन पीसीएस की एग्जामिनेशन में घर के अंदर जो काम किया जाता है, क्या ये वही काम है कि पोछा मारना और बर्तन धोना या खाना पका लेना, चावल दाल कितना डाल के बनाएंगे 5 आदमी के लिए कि 10 आदमी के लिए। ये सिर्फ होम साइंस नहीं है। होम साइंस की बात करिए, साइंस वर्ड लग गया, साइंस जहां लग जाता है वहां बिल्कुल साइंटिफिक एजुकेशन या प्रॉपर वे में एजुकेशन या प्रॉपर वे में चीजों की करने की बात आ जाती है। जैसे आप अभी साइंस एंड अभी अपने सिलेबस को देखेंगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा सिलेबस, उसके अंदर जब आप देखोगे तो होम साइंस में क्या क्या है। होम साइंस में पहले तो न्यूट्रिशन आ जाएगा, फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार और पोषण। कैसे हम अच्छा खाना खाएंगे, कैसे हेल्दी खाना खाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होगी, अलग अलग ग्रुप के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू क्या क्या होगी, ये सारा वहां पे बताना है आपको। यानी बच्चों के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी, एक वो मां जो बच्चों को फीड करवाती है, प्रेग्नेंट वुमेन, एक कॉलेज जाने वाला लड़का, एक बुजुर्ग, उनका डाइट क्या होगा, उनको क्या क्या डाइट मिलना चाहिए। खाने के तरीके पूछे जाएंगे कि लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट और या एकदम से सॉफ्ट खाना क्यों खाएं, उसका फायदा क्या है, किस तरह से बैलेंस न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करवाएं। तो बड़ा ही सिंपल लगता होगा, कितना आसान है, लेकिन यहां पे साइकोलॉजी के साथ भी ये जुड़ जाता है। और तब पूछा जाता है कि आपके बच्चे जब भी डेवलप करने की स्थिति में आते हैं, 5 साल के, 7 साल के, 12 साल के, उस समय परिवार का, समाज का, स्कूल का उनके ग्रोथ में, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ में किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं, किस तरह से उनके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में असर होता है, किस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। यही नहीं, इतना ही नहीं, क्लॉथ के बारे में बात होगी, कपड़ों के बारे में बात होगी, किस तरह का फैब्रिक यूज किया जाता है, फैब्रिक क्यों, किस तरह के फैब्रिक कब पहनने चाहिए, ये सारा यहां पे होगा। किसके अंदर कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये सब होगा। अभी एक बार पहले सिलेबस को देख लेते हैं, फिर किताब की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे नोट्स पे अप्रोच करें, कैसे सही तरीके से हम नोट्स को बनाएं। ये ऑफिशियल बीपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब यहां पे देखते हैं एक एक करके सिलेबस। इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, आहार और पोषण। अब आहार क्या है, उसका वर्गीकरण और कार्य। पोषण यानी न्यूट्रिशन, क्या क्या न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। पोषण की कमी से होने वाले रोग, किस तरह से किस चीज से कौन सी रोग होती है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। दैनिक ऊर्जा, ऊर्जा यानी कितनी एनर्जी पे डिमांड एक आम आदमी को होता है, एक हाउसवाइफ को होता है, एक मजदूर को होता है, तो वो सारी चीजें उसको प्रभावित करने वाले कारण। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का कैसे पाचन अवशोषण होता है। इसके अलावा यहां पे एक और चीज किया गया है, वो है भोज्य समूह। इसका मतलब ये है कि किस तरह से हम न्यूट्रिशन डाइट ले सकते हैं। और यहां पे भोज्य समूह का संरचना, संगठन, पोषण, अनाज, दाल, फल, सब्जी, दूध, दूध से बने पदार्थ, वसा, मछली, अंडा, पेय, माने वेज, नॉन वेज, किस तरह से हम इसको बैलेंस डाइट के अंदर लेके आए, वो यहाँ पे बताया गया है। और वो भी आपको कॉम्बिनेशन के अंदर डालना है।
कि किस तरह से क्या खाने से कितना, मैंने किस अलग अलग, बच्चे के लिए अलग कैटेगरी है, महिलाओं के लिए अलग कैटेगरी है, एडल्ट के लिए, मजदूर के लिए अलग कैटेगरी है, तो वो लोग कैसे खाएं ताकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक रहे। इसके अलावा भोजन पकाना कैसे, मैंने भोजन पकाने की विधि और पोषक मूल्यों पे प्रभाव, जैसे देखते हैं चाय बनाते हैं तो लगातार चाय पत्ती खौला रहे हैं, तो सब्जी बना रहे तो उसको जला देते हैं, तो वो सब यहां पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद खाद्य संग्रह यानी फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है, भोजन विषाक्तता, भोजन के अंदर संदूषण और भोजन को कलेक्ट करने की विधि, किस तरह से हम खाने वाली चीजों को अच्छे से स्टोर करके रखें, डब्बा बंद करके रखें, वो सब यहां पे पूछा गया। तो क्या है क्वेश्चन, आहार और पोषण यानी फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में यहां पे आपसे क्वेश्चन होगा। उसके बाद बच्चे के डेवलपमेंट, अब बच्चे के डेवलपमेंट की बात होगी तो बच्चे के डेवलपमेंट का प्रकृति क्या होगा, इंपॉर्टेंस एरिया क्या होगा, जीवन, वो जो बच्चे बढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सामान्य सिद्धांत है वो क्या है, और उसके डेवलपमेंट, उसके विकास, उसके ग्रोथ को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उनके बारे में पढ़ना है। नवजात जो न्यू बॉर्न बेबी है उनको कैसे स्टार्टिंग में देख रेख पर करें, उनको जो फीडिंग करवाई जाती है, बच्चे और माँ के लिए जो माँ का दूध है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये सब यहाँ पे किया गया है। बच्चों के अंदर जो विकास होता है वो शारीरिक भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, सोशल, और जो भाषा हम लोग आसपास बोलते हैं उसका, इन सब का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके अलावा उनके आसपास का जो माहौल है उनका, उन पे कैसे असर पड़ता है। और इसके बाद बच्चे में एकदम से छोटा बच्चा, थोड़ा सा 5 से 7 साल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, इन सब पे किस तरह से कैसे इंपैक्ट पड़ता है वो यहाँ पे देखना है। उसके बाद एकदम मैंने बचपन की अवस्था में जो बच्चों को रोग होता है, किस तरह के रोग हो सकते हैं, उनसे कैसे उनको बचाया जा सकता है, यहाँ पे ये सवाल है। इसके बाद आहार की बात फिर से की जा रही है, क्या है आहार आयोजन का सिद्धांत, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को किस तरह से हम फूड प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे गर्भवती महिला, मदर जो बच्चों को फीड करवाती है, विद्यालय पूर्व बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, किशोर अवस्था में बच्चे, एडल्ट मेल एंड फीमेल जो बुजुर्ग हैं, इन लोगों को खाना कितना देना है, उनका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होगा, किस तरह से उनका डाइट प्लान होगा, ये यहां पे बताना है। उसके अलावा लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉफ्ट खाना, माने किस तरह से जो फूड है उसको हम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह के फूड का क्या फायदा है। जैसे मान लो क्यों लिक्विड डाइट लेना चाहिए, सेमी लिक्विड डाइट लेना चाहिए, क्यों रात में दलिया लेने की, लिक्विड थोड़ा सा खा के सोने की बात की जाती है, तो ये सारा चीज। इसके अलावा अलग अलग तरह का मोटापा, बीमारी जैसे मोटापा, बुखार, कब्ज, हेपेटाइटिस, एलर्जी, ये सब जब होता है वहां पे किस तरह के खाने का प्रबंधन किया जा सकता है, इस तरह के बीमारियों में किस तरह से हम फूड देंगे, ये यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद पारिवारिक रिलेशन की बात की जा रही है, यहां पे पारिवारिक साधनों का प्रबंधन। अब ये पे क्या है, पहला गृह प्रबंधन यानी हाउस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, महिलाओं के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है, दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज के लिए है, दोनों के लिए है। उसका वैल्यू क्या होता है, किस लेवल पे उसको हम करते हैं, और इसके अलावा ये जो किया जाता है उसके अंदर इसका मूल्यांकन, नियंत्रण, ये भी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है कि पारिवारिक साधन का को क्लासिफिकेशन किया गया है, उसकी विशेषता आपको बतानी है, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। अब आप कहोगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए क्या क्या पढ़ना है, वो भी यहां पे दे दिया गया है। जैसे ऊर्जा प्रबंधन, यानी किस तरह से थकान हो जाती है और किस तरह से थकान क्यों होती है, इसका कारण क्या है, कैसे दूर कर सकते हैं। और काम करने के दौरान, कहेंगे ना काम करने के दौरान थकान होती है, तो उस काम को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस मैनेजमेंट की बात यहां पे की गई है। समय को कैसे बचाएंगे, यानी उसके में परिवार को चलाने के दौरान बहुत सारी चीजें होती है। अगर लेडीज की बात करें, सुबह उठ के बच्चों को भी देखना है, घर की सफाई भी करनी है, नाश्ता भी बनाना है, बुजुर्गों को भी देखना है, ऑफिस जाना है तो उसको मैनेज करना है, कई सारी चीजें होती है, मेल एंड फीमेल दोनों फेस करते हैं। तो वहां पे टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसका प्रबंधन यहां पे दिखाना है। धन का जो बजट, घर में जो भी पैसा आता है उसका बजट कैसे तैयार करेंगे, बजट के अंदर
जो भी इनकम है उस इनकम को कैसे बढ़ाएंगे, सेव कैसे करेंगे, उसको खर्च कैसे करेंगे, किसको कितना वेटेज देंगे, ये सारा। इसके अलावा कोई भी डिसीजन लेते हैं तो निर्णय लेने के पहले कैसे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कैसे कोई स्टेप उठाते हैं, उसके बारे में यहां पूछा गया है। और सामूहिक और व्यक्तिगत निर्णय, एक परिवार के अंदर इंडिविजुअल डिसीजन भी होता है कुछ परिस्थिति में सामूहिक निर्णय भी होता है, तो उस निर्णय को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये भी है। इसके अलावा आप घर के अंदर हैं तो होम डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन जिसको कहते हैं, उसका भी इंपॉर्टेंस वही है, उसका भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये जो इंटीरियर डेकोरेशन है उसके अंदर फर्नीचर कैसे रखोगे, क्या कलर होगा, कॉम्बिनेशन वॉल के साथ आपके फर्नीचर का या आप जो भी डेकोरेट करना चाहते हो उसका क्या कलर होगा, तो ये। और कंज्यूमर एजुकेशन, यानी आप शॉपिंग भी जरूर करने जाते हैं, तो शॉपिंग करने जाते हैं तो उसको लेकर आप कितना अवेयर हैं, ये भी आपको यहां पे देखना होगा। अगला टॉपिक है वस्त्र परिधान, यानी कपड़े। अब कपड़े के टाइप्स आपको जानने होंगे, यानी जो नेचुरल और आर्टिफिशियल रेशा वो कैसे बना, क्लासिफिकेशन क्या है, विशेषता क्या है, सूती की विशेषता क्या है, रेशम की विशेषता क्या है, धागे और कपड़े का निर्माण कैसे होता है और कैसे उसकी बुआई होती है, कैसे कैसे फ्लेटिंग होती है, निटिंग होती है, ये सब आपको जानना है। इसके अलावा कपड़ों के अंदर किस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है यांत्रिक और रासायनिक तरीके से। अगर कपड़े में दाग लग गया हल्दी का, सब्जी का, ग्रीस का, तो उसको हम कैसे सुखाएंगे, कैसे आयरन इस्त्री करेंगे, कैसे कपड़े सिले जाते हैं, भारत का ट्रेडिशनल कपड़ा कैसा होता था। तो यानी हर तरह से कपड़े के से रिलेटेड यहां पे काम होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान का मतलब है, यहां पे इसको देखिए, बाल अध्ययन की कई सारी विधि हैं, वैज्ञानिक विधि है, समकालीन अध्ययन विधि है। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों के साइकोलॉजी को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका दायरा साइकोलॉजी भी है, किस तरह से स्टडी करते हैं ये देखना है। यहां पे खेल की बात करते हैं, तो खेल क्या है, कितने तरह के खेल हैं, बच्चे को खेल से कैसे प्रभावित बच्चे होते हैं। जैसे अपने यहाँ बड़ा ही कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों को एकदम खेलने मत दो, टाइम बर्बाद होता है, लेकिन उससे फायदा क्या होता है वो आपको देखना है, और ये जब आप जान जाएंगे तो बच्चों को खेलने देंगे। इसके अलावा सीखने के जो तरीके हैं, किस तरह से बच्चे को सिखाया जा सकता है अलग अलग तरीके से, उनके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को प्रभावित करके। उसके अलावा यहाँ पे संवेगात्मक, नैतिक और व्यक्तिगत विकास, यानी जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आसपास की चीजों से प्रभावित होते हैं, उनको कैसे नरिश किया जाए, कैसे सही डायरेक्शन पे रखा जाए, और बच्चे के इथिकल, उनके पर्सनैलिटी, उनके इमोशंस, इन सब पे को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उसको ध्यान में रख के कैसे उनको ठीक किया जाए। उसके अलावा यहाँ पे जो फैक्ट है वो है संचार, शिक्षा और प्रसार। क्या है? शिक्षा कितने तरह के, और अनौपचारिक भी होता है, अनफॉर्मल भी, फॉर्मल भी होता है। तो फॉर्मल, जैसे घर के अंदर जो एजुकेशन होता है वो फॉर्मल नहीं होता है, स्कूल कॉलेज के अंदर फॉर्मल होता है। उसके अलावा शिक्षा का जो प्रसार है, यानी शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले शिक्षा है ना, यहाँ पे देखो शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। फिर आप किसी बच्चे के साथ या अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, उस कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर बाधा कैसे आती है, तो ये भी है। उसके अलावा यहां पे प्रसार की बात की गई है, यानी उसका सीमा क्या है, उसका चुनाव कैसे करते हैं, उसके उपयोग को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या है, कारक क्या है, तो ये यहां पे है। श्रवण दृश्य सामग्री, यानी ये क्या कहता है कि इसका क्लासिफिकेशन करना है, गुण और दोष की बात करनी है, और ये जो हम ऑडियो विजुअल चीजों को देखते हैं, इससे इसका हम चुनाव कैसे करें, उपयोग कैसे करें, और किस तरह से ये हमारे ऊपर इंपैक्ट डालता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्रामीण समाजशास्त्र, ये क्या होता है, जैसे हम अब परिवार में रहते हैं उसी तरह से गांव भी होता है, तो उसके अंदर हमारा सोशल बिहेवियर कैसा है, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके बाद परिवार भी आएगा, परिवार तो आएगा ही आएगा। अब परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले संयुक्त परिवार था, अब एकाकी परिवार हो गया परिवार। अब ये जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके मेरिट एंड डिमेरिट क्या है, एकीकृत फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली कैसे डेवलप हुई, संयुक्त परिवार क्या होता है, इसके गुण और दोष क्या है, क्यों टूटा ये, शादी क्या होती है, शादी कैसे शुरू हुआ, शादी, इसकी परिभाषा, शादी
मतलब क्यों किया जाता है, जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, लाइफ पार्टनर का, लेट से शादी करते हैं उसको लेकर कई सारी कॉम्प्लिकेशन है और सोशल बैरियर्स हैं उसको लेकर सवाल है। फिर शादी समारोह का जो आयोजन किया जाता है उसकी ज़रूरत कितनी है, क्यों करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, ये भी यहाँ पे देखना है। इसके बाद मेंटल हेल्थ की बात की जाती है, फिजिकल की तो हमेशा की जाती है, मेंटल हेल्थ की बात नहीं की जाती। अर्थ और महत्व, मानसिक स्वास्थ्य के कारण मानसिक समस्या को दूर करने के लिए मनोचिकित्सा और परामर्श सेवा की सुविधा, तो ये सब आपको मेंटल हेल्थ के अंदर आ जाएगा। महिलाओं की समस्या, महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा और सिंगल लेडी, कोई अगर मदर सिंगल लेडी है उनको किस किस तरह की समस्या झेलना पड़ता है ये। इसके अलावा बच्चे और गार्जियन के बीच में रिलेशन, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं उससे क्या समझते हो, उनको क्या क्या समस्या है, उनको कैसे समस्या को दूर कर सकते हैं। परिवार के मेंबर, सरकार और एनजीओ टाइप जो संस्थाएं हैं अलग अलग, वो कैसे वृद्धावस्था के दौरान बच्चों बुजुर्ग लोगों को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो है होम साइंस का सिलेबस है, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हमारा सिलेबस था जिसको आप लोगों ने देख लिया। अब इसी सिलेबस का लिंक पीडीएफ में यहां डाउनलोड कर लीजिए। अब सवाल है किताब, सवाल है बुक, क्या मार्केट में किताब है, होम साइंस का स्पेशल किताब है? तो जवाब होगा नहीं। अभी बीपीएससी सीडीपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग होम साइंस की किताब अवेलेबल नहीं है, लेकिन और जरूरत भी नहीं है। आप कहोगे जरूरत, जो आप लोगों में से जो भी काफी अलर्ट है उसको किताब की जरूरत नहीं। हाँ, किताब की जरूरत क्या पड़ेगी, होम साइंस का किसी भी कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का मिलता है बहुत बढ़िया, मगध का, जिसका भी, जहां जिस यूनिवर्सिटी का पूरे इंडिया में ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है वहां का गेस्ट पेपर मंगवा लीजिए। नहीं मिल रहा है तो ग्रेजुएशन के होम साइंस का किताब मंगवा लीजिए। सिर्फ पटना ही यूनिवर्सिटी नहीं, इस दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी का किताब आप मंगवा लीजिए। दुनिया में तो मुश्किल है, इंडिया ही का मंगवा लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन के अंदर ये सारे जो आपके पॉइंट्स है उसको टिक करते चले जाइए और उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहीं पे एक बात बनेगी नहीं, बात यहां पे ये वो लोग करेंगे जिनको बहुत लाइटली एग्जामिनेशन को लिया है। लेकिन अगर आपने सीरियसली एग्जामिनेशन को लिया है तो आपका जितना सिलेबस है अभी जितने टुकड़े में आपके सिलेबस को डिस्कस किया गया है, वो सारे टुकड़े आप इंटरनेट के थ्रू इतना अच्छा तैयार कर लेंगे कि आपको किताब की जरूरत ही नहीं है। एक भी किताब की जरूरत नहीं है तैयारी करने के लिए, गारंटी है इस बात की। आप बिना बुक के अच्छा तैयारी कर लोगे। लेकिन सवाल है कि इतना मेहनत करेंगे तब ना। इंटरनेट पे फूड एंड न्यूट्रिशन, किस फूड में क्या है, बच्चों को किस तरह का खाना देना चाहिए, बुजुर्ग को किस तरह का खाना देना चाहिए, बच्चों के डेवलपमेंट पे किस तरह का किसका क्या असर पड़ता है, किस तरह से प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, साफ सफाई, घर का इंटीरियर डेकोरेशन, आपका फर्नीचर, आपके वॉल का कलर, ऐसा कौन सा आपके होम साइंस का टॉपिक है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है? सबसे बेटर है कि इंटरनेट का सहारा लीजिए, एक शानदार नोट्स तैयार कर लीजिए और भूल जाइए होम साइंस को। एग्जामिनेशन आएगा सीधा लिख देना, क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी ही अरेंज करवा देंगे आपको। तो होम साइंस से रिलेटेड सारे अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इंटीरियर डेकोरेशन है कि कोई हर एक टॉपिक इंटरनेट पे बहुत बेहतर तरीके से अवेलेबल है, डेफिनेशन बहुत बेहतर तरीके से, विशेषता बहुत बेहतर तरीके से, उसका प्रोज एंड कॉन्स बहुत बेहतर तरीके से है। यानी हर होम साइंस के टॉपिक को बेहतर तरीके से वहां एक्सप्लेन किया गया है। अब रहा सवाल होम साइंस से रिलेटेड जो दिक्कत हो रही है, तो अभी तो हम लोग इस पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे होम साइंस पे एक क्लास अरेंज करने का। गारंटी नहीं कर रहे हैं बट हम कोशिश करेंगे। तो आपको अभी क्या करना है, ग्रेजुएशन का जो मैंने बोला उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए। दूसरा काम करना है, इंटरनेट का हेल्प लीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए। सारा नोट्स आपका रेडी हो जाएगा और कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम से आप इसको फॉलो कीजिए। और भी जो चीजें हैं छोटी मोटी वो हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे, तो इजिली आप उसको कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा होम साइंस में अच्छा एक और बात है,
होम साइंस अगर किसी ने ये सोच के ले लिया है कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, तो फिर एक बार विचार कर लीजिए। इतना आसान और इजी भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे लिखने में आप बहक सकते हैं। लिखने में आपका जो राइटिंग है वो इधर से उधर दाएं बाएं हो सकता है, तो उसको बचा के करना है। उस पर एक बार ध्यान दीजिए, तब जाके कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग इसी टॉपिक के साथ। जरूरत लगेगी तो मिलेंगे, अदरवाइज है वहां पे चलो, इस अकेडमी पे तो हम लोग हैं ही, वहीं पे चीजें चलती रहेंगी। ठीक है।